हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग आंसर लिखना सीखेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास के दो बच्चे एक जैसा पढ़ते हैं, पर परीक्षा में एक के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और दूसरे को सिर्फ औसत नंबर मिलता है। दोस्तों, असल बात पढ़ाई कम और आंसर राइटिंग की कला ज़्यादा होती है। अब सोचिए, अगर आपको सिखा दिया जाए कि सवाल में छिपे हुए कीवर्ड्स कैसे पकड़ने हैं, आंसर को शुरुआत, बीच और अंत में कैसे सजाए और एग्जामिनर को पहली नज़र में कैसे प्रभावित करे, तो आपकी कॉपी देखकर एग्जामिनर खुद कहेगा, वाह! ये आंसर तो परफेक्ट है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है और आंसर को स्ट्रक्चर कैसे देना है, ताकि आपके मार्क्स सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि टॉप लेवल तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है, हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें 3 कीवर्ड्स छिपे हैं। पहला है व्याख्या करना, यानी केवल लिस्ट नहीं, प्रॉपर व्याख्या करना है। दूसरा है कारण, मतलब कारण लिखने हैं। तीसरा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी निश्चित घटना, ना कि किसी और क्रांति की बात करनी है। कीवर्ड्स पकड़ने से ही क्लियर हो गया कि आंसर क्या मांग रहा है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमें बताते हैं कि आंसर कैसे बनाना है। अगर लिखा है डिस्कस करें, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों लिखने हैं। अगर लिखा है एग्जामिन करें, डेप्थ में गहराई से जांच पड़ताल करना होगा। अगर लिखा है लिस्ट या स्टेट, बस पॉइंट बताने हैं, डिटेल्स कम होगी। अगर लिखा है एक्सप्लेन करें, कारण बताना होगा और उसे विस्तार से लिखना होगा। मतलब कीवर्ड्स ही आपका गाइड बनता है। दोस्तों, अब मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन आया, फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। आंसर कैसे लिखेंगे? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले इंट्रो में आपको बैकग्राउंड देना है। दोस्तों, किसी भी आंसर को इंट्रो से क्यों शुरू करते हैं? देखिए, पहला है पृष्ठभूमि देने के लिए। जब आप जवाब लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप किस एंगल से सोच रहे हैं। इंट्रो आपके पूरे उत्तर की पृष्ठभूमि तय करता है। दूसरा है टॉपिक से जोड़ने के लिए। सवाल चाहे किसी घटना, विचार या समस्या पे हो, इंट्रो में उसका शॉर्ट बैकग्राउंड लिखने से यह साफ होता है कि आपको सवाल समझ में आ गया। तीसरा है फ्लो बनाने के लिए। अगर आप सीधे मेन पॉइंट पर चले जाते हैं तो आंसर अधूरा और टुकड़ों में लगेगा। इंट्रो एक स्मूथ शुरुआत देता है और रीडर को आपके उत्तर से जोड़ता है। चौथा है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। आंसर का पहला हिस्सा एग्जामिनर के दिमाग में आपकी लिखने की शैली की छाप छोड़ता है। इंट्रो जितना क्लियर होगा उतना ही प्रभाव स्ट्रांग बनेगा। पाँचवाँ है स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। इंट्रो में एग्जामिनर को सिग्नल मिल जाता है, आपने आंसर को व्यवस्थित ढंग से लिखा है। दोस्तों, एक छोटा उदाहरण देखिए। सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। अगर सीधे लिख दो समाज 3 वर्गों में बटा था, तो आंसर अचानक शुरू हो गया, बैकग्राउंड मिसिंग है। दोस्तों, लेकिन अगर इंट्रो में डालो 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की जनता गरीबी, असमानता और राजनीतिक दमन से परेशान थी। इसी असंतोष ने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी। अब बडी में कारण विस्तार से लिखोगे तो आंसर कंप्लीट और प्रभावी लगेगा। दोस्तों, यहाँ हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट आता है मेन बडी। मेन बडी बडी का असली मतलब है आंसर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। इसमें कि आप एक्चुअल डाटा, फैक्ट्स लिखते हो। एग्जामिनर आपके नॉलेज को सबसे ज़्यादा यहीं से जज करता है। दोस्तों, मेन बॉडी में क्या लिखे? देखो दोस्तों, पहला है डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। जो पूछा गया है उसी पे फोकस करो। इधर-उधर की बातें मत लिखो, नहीं तो मार्क्स कट जाएँगे। दूसरा है सब हेडिंग पॉइंट्स। दोस्तों, लंबे पैराग्राफ की बजाय छोटे-छोटे क्लियर पॉइंट्स में लिखो। ज़रूरत हो तो नंबरिंग करो या बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। तीसरा है एग्जाम्पल। दोस्तों, सिर्फ फैक्ट्स लिखने से आंसर अधूरा लगेगा। एग्जाम्पल डालो, डाटा डालो, थिंकर का नाम डालो, सब्जेक्ट के हिसाब से उसे जरूर जोड़ो। चौथा है बैलेंस करना। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें कारण और इम्पैक्ट दोनों बताना है। दोस्तों, पांचवा है डायग्राम, फ्लो चार्ट। ये अगर क्वेश्चन में सुटेबल है तो डायग्राम बनाओ, टाइमलाइन डालो, टेबल डालो। इससे आंसर आकर्षक और इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। दोस्तों, सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। अब इसका मेन बॉडी कैसे लिखते हैं देखिए। पहले लिखेंगे सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था। तीसरे वर्ग के पास अधिकार नहीं थे। दूसरा है आर्थिक कारण। भारी कर, ईरो का खर्च, राजा और रानी की फिजूल खर्च। तीसरा है राजनीतिक कारण। राजा के द्वारा जनता की आवाज को दबाना। चौथा है वैचारिक कारण। रूसो जैसे विचारों का उदय हुआ।
पाँचवा है तत्कालिक कारण, 1789 की आर्थिक तंगी और स्ट्रीट जनरल की बैठक। दोस्तों, मेन बॉडी क्यों ज़रूरी है? आंसर का कोर, बिना मेन बॉडी आंसर सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन बन के रह जाएगा। मार्क्स वहीं से आते हैं। एग्जामिनर को कंटेंट और डेप्थ यहीं से दिखती है। दोस्तों, तथ्यों की गहन जांच करने का मौका मिलता है इनको। आप सिर्फ फैक्ट नहीं, अपना समझ और जोड़ने की क्षमता भी दिखा सकते हो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, देखते हैं। आखिर निष्कर्ष क्यों लिखते हैं, पहले ये जानते हैं। आंसर को सही तरीके से समाप्त करने के लिए एग्जामिनर को लगे कि आपने पूरा उत्तर समझ कर लिखा है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ा है, या आपके सोचने के तरीकों को दिखाता है। निष्कर्ष में क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, पहला है समरी। आपने जो मेन बॉडी में लिखा है उसका छोटा-सा निष्कर्ष। न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। दूसरा होता है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट। हिस्ट्री हो तो इस घटना ने भविष्य की राजनीति को दिशा दी। सिविक्स हो तो आज भी यह सिद्धांत हमारे लोकतंत्र का आधार है। इकोनॉमिक्स हो तो समाधान खोजने पर ही सतत विकास संभव है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट होता है पॉजिटिव बैलेंस टोन करना, मतलब हमेशा कोई भी चीज़ों को पॉजिटिव में लिखना है, इसको लास्ट में उसको बैलेंस टोन करना। कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव दिखाना चाहिए, नेगेटिव छोड़कर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाओ। दोस्तों, सवाल है फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। अब इसका निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे, देखिए। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस में बदलाव की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि असमानता और दमन के खिलाफ जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है। यही कारण है कि इसे आधुनिक युग की एक महान क्रांति माना जाता है। दोस्तों, निष्कर्ष लिखने के फायदे क्या है? देखो, आंसर को पॉलिश करता है निष्कर्ष, एग्जामिनर पर लास्ट इंप्रेशन बनाता है, आपके उत्तर को एकदम कंप्लीट दिखाता है। अब पूरा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, परफेक्ट आंसर। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्यों आया। देखो दोस्तों, अभी आपको अजीब लगेगा, अभी आप 9th 10th या किसी भी क्लास में होगे, तो लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे। देखो, अभी तो आपको बोर्ड एग्जाम हो चाहे ऐसे हो, उसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। जैसे आप बुक पढ़ोगे, क्लासेस देखोगे, तो क्वेश्चन बना लोगे, नो डाउट। थोड़ा मोड़ा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, और अच्छे से लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, आप यहीं पे अगर सीख लेते हो आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये इसका डिमांड क्या है, या क्या पूछना चाह रहा है हमसे, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है आंसर देना। अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, तो भी आप अच्छे से लिख के आओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आया है तो वो टॉपिक आपको याद ही आएगा, नहीं याद आता है बहुत लोगों को। लेकिन बहुत लोग आंसर अच्छे लिख के आते हैं। क्यों लिख के आते हैं? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर क्यों पूछा गया है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चलो, थोड़ा वो बहुत तो हम कोशिश करके लिखेंगे ही। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको थोड़ा-मोड़ा बहुत बहुत कुछ याद आने लगता है। तो फिर आप डरते नहीं हो। पैराग्राफ, पॉइंट्स बनाना, ये करना, वो करना, सब आप आराम से कर लेते हो। देखो, अभी तो आप लोगों को लगता होगा कि चलो ठीक है, अभी 9th है, 10th है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किताब से ही तो आएगा, यहीं से तो आएगा, लिख लेंगे, क्या करना है? या गाइड से रट्टा मार लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी जब करोगे आप, तब उस समय आपको ये फ़ील होगा। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे वो किसी को नहीं पता होता है, और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे और कैसे मिक्स करके पूछेंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता है। और वहाँ पे जाके लोग जो पहले से मतलब तैयारी बढ़िया नहीं करते, वो जाके फँस जाते हैं। देखिए, अभी से आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दोगे ना, तो आगे चल के आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन को डील करने में। देखो, क्वेश्चन का डिमांड समझना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। देखो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये क्वेश्चन क्यों आया? इसका मकसद है देखना कि क्या स्टूडेंट को कारण याद है? क्या स्टूडेंट व्याख्या दे सकता है या सिर्फ पॉइंट रटा है? क्या स्टूडेंट बैकग्राउंड और इम्पैक्ट को जोड़ पा रहा है? दोस्तों, यानी एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ याददाश्त नहीं, सोचने और लिखने की क्षमता भी चेक करता है। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका, कीवर्ड्स पकड़ने का हुनर और आंसर लिखने का परफेक्ट फॉर्मेट। दोस्तों, अगर आप ये तरीका हर क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे, तो आपके आंसर न सिर्फ लंबे दिखेंगे, बल्कि स्मार्ट भी लगेंगे, और यही स्मार्टनेस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th हिस्ट्री हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है।
यहाँ कीवर्ड्स है क्रांति की शुरुआत और परिस्थितियाँ, मतलब हमें उन हालातों को बताना है जिनके कारण जनता ने 1789 में बगावत शुरू कर दी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप में बांटेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंट्रो करना। जैसे आंसर की शुरुआत ऐसे करते हैं, 18वीं सदी के अंत में फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। इन कठिन परिस्थितियों ने ही 1789 की क्रांति का रास्ता तैयार किया। अब स्टेप टू क्या? मेन बॉडी। परिस्थितियां विस्तार से लिखेंगे। पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट आर्थिक संकट, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रांस पर ईदों और राजा की फिजूल खर्ची की वजह से भारी कर्ज था। किसानों और आम जनता से टैक्स लिया जाता था और अमीर और पादरी छूटे हुए थे। अब दूसरा पॉइंट देंगे भूखमरी और महंगाई। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1780 के दशक में खराब फसलों ने अनाज की कमी पैदा की। रोटी की कीमत इतनी बढ़ गई कि गरीब जनता भूख से तड़पने लगी। तीसरा पॉइंट देंगे सामाजिक असमानता। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला और दूसरा वर्ग, पादरी और कुलीन सभी विशेषाधिकारों भोगते थे, जबकि तीसरा वर्ग, किसान, व्यापारी, मजदूर सारा बोझ उठाता था। अब चौथा पॉइंट देंगे राजनीतिक असंतोष। राजा लुई 16वें की निर्कुल सत्ता और स्टेट जनरल की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से जनता परेशान थी। पांचवा पॉइंट देंगे नए विचारों का प्रभाव। जैसे रूसो जैसे विचारकों से स्वतंत्रता, समानता और जनता की संप्रभुता के विचार फैलाए। आप स्टेप 3 में दोस्तों हम उसका निष्कर्ष लिखेंगे। आंसर का अंत ऐसे करेंगे। इस तरह आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अन्याय और नए विचारों का मेल 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की मुख्य परिस्थितियां बनी। दोस्तों, आंसर स्ट्रक्चर एग्जाम राइटिंग में ऐसा आप नोट करके रख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी में 5 पॉइंट हमने दिया। परिस्थितियां, आर्थिक भुखमरी, असमानता, राजनीतिक असंतोष, नए विचार। और लास्ट में हमने क्या किया, इसको निष्कर्ष लिखा इसका, यानी सारांश इसका, जो भी ऊपर मैंने बताया उसको छोटा-सा पार्ट में नीचे, उसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब लिखने का सबसे आसान तरीका यही है। पहले छोटी-सी पृष्ठभूमि दीजिए कि 4-5 परिस्थितियाँ साफ-साफ बिंदुओं में लिखिए और आखिर में निष्कर्ष जोड़ दीजिए। याद रखिए, स्ट्रक्चर आंसर बराबर हाई मार्क्स, मतलब जब भी आप स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे आपको नंबर बहुत सारा मिलेगा। दोस्तों, अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने पर मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जामिनर यहाँ क्या पूछ रहा है। कीवर्ड्स है फायदा, सत्ता छोड़ना और निराशा। इसलिए हमें जवाब को 3 हिस्सों में बांटना होगा। स्टेप 1, इंट्रोडक्शन देना होगा पहले। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के समाज को पूरी तरह बदल दिया। इससे कुछ वर्गों को लाभ हुआ, कुछ को सत्ता छोड़नी पड़ी और कुछ समूहों को निराश हाथ लगी। अब देखिए मेन बॉडी कैसे लिखेंगे। इसमें जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, हर पॉइंट देना है। अब पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट डालेंगे किसको फायदा मिला। तो किसको फायदा मिला इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तीसरा वर्ग, किसान, मजदूर और व्यापारी को। किसानों को समानती करो और बंधनों से मुक्ति मिली। व्यापारी और मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार और संसद में भागीदारी मिली। जनता को समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिले। दूसरा पॉइंट देंगे किसे सत्ता छोड़नी पड़ी। अब किसे सत्ता छोड़नी पड़ी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। राजा लुई 16वीं की राजशाही समाप्त हो गई। कुलीन और पादरी वर्ग, पहला और दूसरा स्टेट, अपने विशेषाधिकार और कर वसूली की शक्ति से वंचित हो गए। कौन निराश हुए? ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे, कौन निराश हुए? महिलाएं, क्योंकि उन्हें पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। गरीब, मजदूर और कारीगर, क्योंकि असली सत्ता अमीर व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हाथ में चली गई थी। पुराने शासक वर्ग, कुलीन और पादरी, अपने सारे विशेषाधिकार खोकर पूरी तरह असंतुष्ट रहे। दोस्तों, अब स्टेप 3 में जैसे वहाँ पे निष्कर्ष लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरह तरीके से यहाँ लिखना है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़ा के लिखना है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा पहुँचाया। राजा और कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़नी पड़ी, जबकि महिलाओं और गरीब तबकों को निराश हाथ लगी। मतलब क्रांति के नतीजे सभी के लिए समान नहीं थे। दोस्तों, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आंसर स्ट्रक्चर एग्जाम राइटिंग, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर फायदा बताएँगे, तीसरा वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, सत्ता छोड़ने वाले को बताएँगे, राजा, कुलीन, पादरी, निराश वर्ग, महिला, मजदूर, कारीगर, फिर निष्कर्ष लिखेंगे, सबको बराबर लाभ नहीं मिला। दोस्तों, इस सवाल को हमेशा 3 हिस्सों में लिखिए। फायदा किसको हुआ, सत्ता किसकी गई और निराश कौन हुआ? याद रखिए, सवाल को जितना व्यवस्थित तरीके से तोड़ कर लिखेंगे, उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? सबसे पहले समझते हैं कि एग्जामिनर यहाँ क्या पूछ रहा है। कीवर्ड से 19वीं और 20वीं सदी और विरासत, मतलब हमें यह बताना है कि क्रांति के आने वाले समय के लिए दुनिया को कौन-कौन से नए विचार और परंपराएं दी।
दोस्तों इसका स्टेप 1 कैसे है? इंट्रोडक्शन देना है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। इसने 19वीं और 20वीं सदी के समाज, राजनीति और विचारधाराओं के लिए एक अस्थायी विरासत छोड़ी। अब स्टेप 2 में मेन बॉडी देना है, इसे विस्तार से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये नारे पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की प्रेरणा बने। दूसरा पॉइंट डालेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य की परंपरा। राजशाही के स्थान पर जनता की संप्रभुता का विचार स्थापित हुआ। आगे चलकर यूरोप और लैटिन अमेरिका में गणराज्यों का उदय हुआ। तीसरा पॉइंट डालेंगे, मानव अधिकारों की घोषणा। इसने नागरिक अधिकार, समान कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विश्व स्तर पर वैधता दी। चौथा पॉइंट डालेंगे, राष्ट्रवाद का उदय। क्रांति से उपजे राष्ट्रवादी विचारों ने 19वीं सदी में जर्मनी और इटली के एकीकरण जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल दिया। पांचवा पॉइंट डालेंगे, सामाजिक समानता का विचार। जाति, वर्ग और जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों का विरोध करने की परंपरा मजबूत हुई। आगे चलकर समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं पर भी इसका असर पड़ा। दोस्तों अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की ऐसी विरासत छोड़ी जिसने न केवल 19वीं और 20वीं सदी की राजनीति और समाज को आकार दिया, बल्कि आज भी लोकतंत्र और मानवाधिकार की नींव बनी हुई है। दोस्तों अब इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आंसर स्ट्रक्चर एग्जाम राइटिंग। इंट्रोडक्शन, क्रांति का वैश्विक महत्व बताना है। मेन बॉडी में 5 विरासतें: स्वतंत्रता, समानता, गणराज्य, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद, सामाजिक समानता। अब इस पे निष्कर्ष में लिखना है, लोकतंत्र और आधुनिक राजनीति की नींव। तो दोस्तों इस सवाल को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत 5 तोहफे: स्वतंत्रता, समानता, गणराज्य, मानव अधिकार, राष्ट्रवाद और सामाजिक समानता। यही 5 बातें आपकी कॉपी में लिखी हो तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। दोस्तों अब अगला सवाल है, वे कौन से जनवादी अधिकार है जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनकी जड़ें फ्रांसीसी क्रांति में है? अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, यहाँ एग्जामिनर हमसे आखिर जानना क्या चाहता है। देखो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स है जनवादी अधिकार और उद्गम फ्रांसीसी क्रांति। मतलब हमें उन अधिकारों की सूची देनी है जो सबसे पहले 1789 की क्रांति ने दुनिया को दी। दोस्तों स्टेप 1 इंट्रोडक्शन देंगे पहले। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को पहली बार लोकतांत्रिक और जनवादी अधिकारों का स्वाद चखा है। आज भी हमारे संविधानों और लोकतंत्र में जो बुनियादी अधिकार है उनका स्रोत उसी क्रांति में है। अब स्टेप 2 मेन बॉडी, जनवादी अधिकारों की सूची देंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट डालेंगे, समानता का अधिकार। सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर है, किसी को जन्म या वर्ग के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण और संगठन की स्वतंत्रता। तीसरा डालेंगे, संपत्ति का अधिकार। हर नागरिक को अपनी संपत्ति रखने और सुरक्षित रखने का अधिकार है। चौथा पॉइंट डालेंगे, धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है। पांचवा पॉइंट डालेंगे, नागरिकता और जन प्रतिनिधित्व का अधिकार। जनता को वोट देकर सरकार बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार। छठा डालेंगे, बंधुत्व और न्याय का विचार। समाज में भाईचारों और न्यायपूर्ण व्यवहार की गारंटी। अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति से उपजे अधिकार ही आज हमारे लोकतंत्र की रीढ़ बने हुए हैं। इन जनवादी अधिकारों ने दुनिया को आधुनिक, बराबरी पर आधारित और लोकतांत्रिक समाज बनाने की राह दिखाई। अब इसका एक एग्जाम राइटिंग फॉर्मेट बना के आप लोग नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। मेन बॉडी में क्या लिखना है, अधिकारों की सूची, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, धर्म, नागरिकता और बंधुत्व। इसका निष्कर्ष कैसे लिखना है, आज के लोकतंत्र पे प्रभाव। तो दोस्तों इस सवाल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति हमें दिए 6 जनवादी अधिकार: समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, धर्म, नागरिकता, बंधुत्व। ये सूची आपकी कॉपी में लिखी हो तो एग्जामिनर मुस्कुराते हुए पूरे अंक देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? सबसे पहले समझते एग्जामिनर यहाँ पूछ क्या रहा है। कीवर्ड से सार्वभौमिक अधिकार और नाना अंतर्विरोध, मतलब हमें ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो यूनिवर्सल राइट दिए उसमें विरोधाभास या कमियां भी थी। दोस्तों अब इसका इंट्रोडक्शन देखो, ध्यान से देखो, ऐसे लिखो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार दुनिया को सार्वभौमिक अधिकारों का विचार दिया, लेकिन इन अधिकारों के प्रयोग और दायरे में कई अंतर विरोध मौजूद थे, यानी कितने विरोधाभास मौजूद थे। दोस्तों अब मेन बॉडी इसका ऐसे लिखो, विरोधाभासों का विश्लेषण करो। पहला क्या था, जैसे आपको याद भी आ रहा होगा, पहला पॉइंट डालेंगे, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, जैसे आपने देखा था
कि महिलाओं को सारे अधिकार नहीं मिले थे। यूनिवर्सल राइट्स का दावा सबसे पहले लिया था, लेकिन राजनीतिक अधिकार से पुरुषों को मिले, महिलाओं को वोट और संसद में भागीदारी का हर हक नहीं मिला था। दूसरा पॉइंट डालेंगे, गरीबों और मजदूरों की स्थिति। कानून बराबरी थी, पर असल में सत्ता अमीर व्यापारियों और मध्यम वर्ग के हाथ में रही। गरीब जनता और वास्तविक न्याय और सम्मान अवसर नहीं मिला। तीसरा पॉइंट डालेंगे, गुलामी की अनुमति। फ्रांस ने उपनिवेशों में गुलाम प्रथा जारी रखी। आपको याद आ रहा होगा कैसे कैरिबियन उपनिवेश बनाया था उन लोगों ने, वहाँ पे अभी उन लोगों ने अपने व्यापारियों के डर से ये कानून लागू नहीं किया था। गुलामी प्रथा जारी रखा। यूनिवर्सल राइट्स की घोषणा अफ्रीकी गुलामों तक नहीं पहुंची। दोस्तों चौथा पॉइंट डालेंगे, औपनिवेशिक नीति। स्वतंत्रता और समानता की बात करने वाला फ्रांस दूसरे देशों को उपनिवेश बनाता रहा। दोस्तों आप यहाँ पे निष्कर्ष इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार यह सच है कि यूनिवर्सल राइट्स का संदेश महान था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कई विरोधाभास थे। महिलाओं, मजदूरों, गुलामों और उपनिवेशों को इन अधिकारों का लाभ नहीं मिला। फिर भी यही अधिकार आगे चलकर लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव बने। तो दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। इंट्रोडक्शन में यूनिवर्सल राइट्स का महत्व बता देंगे। मेन बॉडी में 4 विरोधाभास, महिलाएं, गरीब, गुलाम, उपनिवेश। निष्कर्ष में लिखेंगे, सीमाएं होते भी ये मानव अधिकारों की नींव बना। तो दोस्तों इस सवाल को लिखते समय बस ध्यान रखिए, यूनिवर्सल राइट्स बराबर महान विचार, लेकिन वास्तविकता कई विरोधाभास। यही संतुलित जवाब लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने गहराई से समझा है। दोस्तों आज का नेक्स्ट सवाल है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनर यहाँ क्या जानना चाहता है। कीवर्ड्स है नेपोलियन और उदय। मतलब हमें यहाँ बताना है कि 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की परिस्थितियों में नेपोलियन किस तरह सत्ता में आया। देखिए इंट्रोडक्शन देंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजतंत्र को खत्म किया, लेकिन उसके बाद फ्रांस में अस्थिरता और राजनीतिक संकट बढ़ गया। इसी अस्थिर माहौल में एक कुशल सैन्य नेता के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ। अब मेन बॉडी में इसको विस्तार से लिखेंगे। पहला पॉइंट देंगे, क्रांति के बाद की अस्थिरता, जैसे राजशाही के अंत और क्रांतिकारी सरकारों के बीच सत्ता संघर्ष से अराजकता फैली। जनता को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व की तलाश थी। दूसरा डालेंगे, सैन्य उपलब्धियां। नेपोलियन एक प्रतिभाशाली सेनापति था। उसने इटली और ऑस्ट्रिया से जीत हासिल करके जनता का विश्वास जीता था। तीसरा पॉइंट डालेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। 1799 में उसने तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे खुद को आजीवन कौंसल और फिर 1804 में सम्राट घोषित कर दिया। चौथा पॉइंट डालेंगे, जनता का समर्थन। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार, कानूनों को, न्याय संहिता और शिक्षा सुधार लागू किए। इससे मध्यम वर्ग और किसानों को समर्थन मिला। दोस्तों पांचवा पॉइंट डालेंगे, क्रांति की विरासत परस्त स्थिरता का वादा। जनता को लगता था कि नेपोलियन क्रांति के आदर्शों को बचाएगा और साथ ही फ्रांस को स्थिरता देगा। स्टेप 3 में इसका हम निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार नेपोलियन का उदय केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं था, बल्कि फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता, जनता की उम्मीदों और उसकी सैन्य सफलताओं का संयुक्त नतीजा था। वो क्रांति की उपज था जिसने खुद को सम्राट बना लिया। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखे बना लो। इंट्रोडक्शन में क्रांति के बाद का माहौल बताओ, ठीक है। मेन बॉडी में 5 कारण, अस्थिरता, सैन्य उपलब्धियां, महत्वाकांक्षा, जनता का समर्थन, क्रांति की विरासत और निष्कर्ष परिस्थितियां प्लस नेपोलियन की प्रतिभा का उदय, ऐसे करके लिखना। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब लिखते समय ध्यान रखिए, नेपोलियन का उदय सिर्फ उनकी उसकी ताकत से नहीं, बल्कि क्रांति के बाद की परिस्थितियों से समझा जा सकता है। यही संतुलित जवाब आपके नंबर पक्के करेगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को इससे मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट करिए, आपका ये मास्टर आपका सारा प्रॉब्लम हल लेगा, यानी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और आने वाले दिन में अभी 9th का मैं सारे सब्जेक्ट कवर करके एसएसटी का फिर मैं 10th पे आऊँगा, 10th के सारे सब्जेक्ट कवर करूँगा। अभी मैं फुल टाइम जॉब के साथ आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अभी आप लोग सपोर्ट करिए कि मैं फुल टाइम जॉब को पार्ट टाइम जॉब बनाऊँ और मैं यहाँ पे फुल टाइम दूँ, ठीक है? आप लोगों को सपोर्ट के कारण ही हो सकता है और मैं हमेशा आप लोगों का हेल्प करूँगा। मुझे कोई भी पेड कोर्स वगैरह ये सब लॉन्च नहीं करना है। मुझे बस आप लोगों के साथ जुड़ना है और मैं आगे चल के 10th का भी करूँगा, उसके बाद 11th-12th का भी करूँगा और उसके आगे भी मैं 1 बाय 1 करके हर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी आपके जो भी कमेंट्स में क्वेरी आएँगे उसके हिसाब से मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इसलिए हफ्ते में 1 ही वीडियो डाल पाता हूँ।
क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ कहीं पे, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा, तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम करूँगा जॉब और मैं सारा टाइम आप लोगों को दूँगा और अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा, कहीं पे कोई फ़ी नहीं देना है और अच्छे से सिखाऊँगा और इधर-उधर की बातें नहीं, सीधा काम मुद्दों की बात होगी। तो दोस्तों चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।